नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललन और स्वागत है आप सभी का इंजीनियर वाईफाई यूट्यूब चैनल पर। आज की इस स्पेशल क्लास में हम एवरेज चैप्टर को बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको एवरेज के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला, शॉर्टकट ट्रिक्स और आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, बैंकिंग, डीआरडीओ सेप्टम के रिलेटेड जितने भी सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर स्लाइड में हम सारे को डिस्कस करेंगे बहुत ही क्लियर ढंग से। और हम इस क्लास में उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है जो ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए नोट पेन नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और बैठ जाइए, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एवरेज के जीरो से स्टार्ट करते हैं। किसी को एवरेज कुछ नहीं आता है तो इसके कोई डरने वाली बात नहीं है, हम जीरो से हीरो बनाने वाला है इस आज के सेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज के बारे में हम समझेंगे कि एवरेज क्या होता है। एवरेज मीन्स होता है कि कोई भी हमारा संख्या दिया हुआ है या हमारा कोई भी प्रेक्षण दिया हुआ है, कोई भी हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, तो उसकी जो औसत या एवरेज मतलब होता है कि उसकी जो मध्य की वैल्यू होती है वो क्या होगी। एवरेज को माध्य भी कहा जाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको माध्य भी कहा जाता है। मतलब उसको हम बीच की जो वैल्यू ज्ञात करने की जो प्रोसेस होती है वही हमारा एवरेज होती है या माध्य होती है। तो एवरेज का जो यूनिवर्सल जो फार्मूला होती है, जो कुल प्रेक्षणों का जोड़ क्या हो गया, कुल प्रेक्षणों का योग, जितना भी हमारा प्रेक्षण में संख्या हो गया सबका योग बटे उनकी कुल संख्या कितनी संख्या, ये हमारा क्या यूनिवर्सल फार्मूला है। कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या, ये हमारा एवरेज निकालने की यूनिवर्सल फार्मूला है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मान लें कि हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसकी एवरेज निकालनी है। तो इसकी एवरेज निकालनी है तो क्या करेंगे, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, ए फॉर एवरेज। तो हम जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4। तो इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 हो जाएगा ये 10, 10 डिवाइडेड बाई 4। तो इतना हमारा हो जाएगा कितना, 2.5 ये हमारा एवरेज हो जाएगा। तो कहने के मतलब हुआ है कि ये जो हमारी जो संख्या हो गई 1 2 3 4, इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी, इसकी इस पूरे सीरीज की माध्य वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 2.5। ये दोनों सबकी माध्य वैल्यू होगी, यही हमारा एवरेज होता है। मतलब कि एवरेज उसकी मध्य की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सबसे अब हम एग्ज़ाम की पर्पज़ से एग्ज़ाम की ओर लेकर चलते हैं। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया एवरेज का। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे कि जो जो एग्ज़ाम में पूछते हैं कि प्रथम n संख्याओं का योग, पहले हम योग ज्ञात करेंगे तब इसके लिए एवरेज देखेंगे। तो प्रथम n संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होती है, जो होती है n × n + 1/2 होती है। ये हमारा होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या को योग। लेकिन यही अगर बात करते हैं, इसको एवरेज यहाँ पूछ दे, ए फॉर एवरेज पूछ दे, तो यहाँ जब हमारा एवरेज पूछेगा तो एवरेज ए फॉर एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग। योग तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया योग। इसको क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। तो एन से डिवाइड करेंगे तो एन हमारा कट जाएगा, तो कुल मिलाकर हो जाएगा n + 1/2 एवरेज हो जाएगा। ये हमारा हो गया। उसी तरह हम बात करते हैं कि प्रथम n संख्याओं के n सम संख्याओं का योग। तो n सम संख्याओं के योग की बात करेगा तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा जो होगा n × n + 1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब इसी में हम देखेंगे कि एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज की बात करेंगे तो n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कुल संख्या का योग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ संख्या, तो सिर्फ n कटेगा। तो n कटेगा तो कितना बचेगा, n + 1 बचेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है उसकी जो फॉर्मूला होती है n स्क्वायर होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, योग का फॉर्मूला होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला। लेकिन इसी में जो एवरेज की फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या होगा, टोटल योग बटे उसकी डिवाइड करेगा नंबर ऑफ संख्या से, कितनी संख्या है। तो जब n स्क्वायर में हम डिवाइड करेंगे n से तो क्या बचेगा, एवरेज n बचेगा। तो प्रथम n विषम संख्या का योग हमारा n स्क्वायर हो जाएगा, उसका जो एवरेज हो जाएगा जो n हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला जो होती है n
एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई क्या होगी, टोटल में बाई डिवाइडेड बाई 6 होती है। क्या हो गया, n+n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारा होता है n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। जब इसी की हम बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, तो ये हमारा n सिर्फ कटेगा, बाकी बचेगा कितना, तो बचेगा n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारा हो जाएगा एवरेज। मतलब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग का जो एवरेज होती है, जो n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 होती है। यही हम टोटल संख्याओं का योग की बात करते हैं, तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रथम जो n संख्याओं का जो प्रथम n संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो जब घनों का योग निकालना हो, प्रथम n संख्याओं के घनों का योग, तो उस कंडीशन में हमारा जो फार्मूला होती है, ये हमारा होती है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। इसी में जब हम एवरेज की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरे के होल स्क्वायर जाता है, पूरे के होल स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राकृतिक n संख्या के घनों का जो हो जाएगा, का एवरेज हो जाएगा। क्या, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो एवरेज अगर हमारा पूछ रहा है तो सबसे पहले हमारा ये जो बेसिक फार्मूला है हमें याद रखना ही होगा, क्योंकि ये अगर आपको याद है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लिए हमने यहाँ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या हो गया, n इंटू n+1/2 हो गया। प्रथम n सम संख्या का योग, तो ये हमारा n इंटू n+1 हो जाएगा। वही हम विषम संख्या के योग की बात करते हैं तो n का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमारा हो गया n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग की बात करते हैं तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 हो गया। वही हम बात करते हैं घनों का योग होता है, क्या होता है, तो n इंटू फुल ब्रैकेट में n इंटू n+1/2 के टोटल का होल स्क्वायर। एवरेज निकालने के लिए सिर्फ n से भागा करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि और बेसिक में थोड़ा जाएंगे। जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर होती है, किसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नंबर की बात करते हैं तो 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 से हमारा अनंत तक जाता है। वही अगर पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अनंत तक जाता है। ये हमारा अगर प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या होती है, क्या होती है, तो पूर्णांक संख्या हमारा माइनस में इन्फिनाइट से एक तरह से प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में हमारा -10 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कुछ भी माइनस में 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 सकते हैं, ये सब पूर्णांक संख्या हो गया। लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, जिसको हम n से शुरू करते हैं, पूर्ण संख्याओं को w से करते हैं। तो ये हमारा बेसिक और कंसेप्ट है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य और हरात्मक माध्य के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समांतर माध्य के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक मीन, और इसको शॉर्ट में AM लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो समांतर माध्य से पहले हम देखेंगे समांतर में, जो समांतर श्रेणी में जो संख्या होती है वो कैसे होती है। तो समांतर श्रेणी में जो होती है उसका हमारा समांतर माध्य निकलता है। नहीं तो माध्य का जनरली जो हमारा फार्मूला होती है, माध्य का जो फार्मूला होती है, टोटल समेशन हमारा हो गया, टोटल जितना हमारा सम नंबर का जो सम करेंगे और डिवाइडेड बाई n करेंगे, तो ये हमारा जो बेसिक होता है। लेकिन यहाँ जब हम समांतर माध्य की बात करते हैं तो वो संख्या किस में रहना चाहिए, समांतर माध्य श्रेणी में रहना चाहिए। तो समांतर श्रेणी में रहने के लिए जो संख्या के जो कैटेगरी देखते हैं पहले, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसकी जो एक कॉमन जो अंतर होती है, जो सर्वगुणा अंतर होती है, जो जिसे d से डिनोट करते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 2 4 घटाएंगे तो फिर 2 आएगा, 8 में 2 तो यहाँ फिर से 2 आएगा। तो ये हमारा जो संख्या होगी क्या होगी, समांतर माध्य में होगी, ये समांतर श्रेणी में हो गई, सॉरी। तो ये हमारा जो जिसकी जो दो संख्याओं की जो क्रमागत संख्याओं का अगर अंतर सेम आ रहा है तो वो हमें उसे समांतर माध्य श्रेणी में कहते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, ठीक है, तो इसकी हमको देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो ये दोनों को घटाएंगे तो 4 आएगा, इसको भी घटाएंगे तो 4 आएगा, इसको भी घटाएंगे तो 4 आ जाएगा।
तो ये हमारा क्या कहेंगे, ये हमारा समांतर श्रेणी में है ये संख्या। तो जब ये संख्या समांतर श्रेणी में है तो इस कंडीशन में ऐसी संख्याओं को हमको समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। तो ऐसे हमारा जो माध्य निकालने की जो फार्मूला होती है, माध्य निकालने की जो फार्मूला होती है क्या होती है, सभी संख्या को जोड़ दे, ए प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN तक जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई n करेंगे, तो ये हमारा माध्य का फार्मूला होगा। लेकिन अब जो बात करते हैं कि समांतर माध्य की, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो हमारा डायरेक्ट जो फार्मूला होती है A प्लस TN बटे 2, मतलब कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होती है, ये समांतर माध्य होती है। तो समांतर माध्य के ये हमारा फार्मूला होती है। कैसे आया देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसको हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो जनरली हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे पहले। तो 2 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस 8 हो गया डिवाइडेड बाई 4 हो गया, क्योंकि 4 संख्या है। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया, 4 6 6 12 8 20, तो ये होगा 20 बटे 4 बराबर 5। तो ये तो हमारा क्या हो गया, जैसे हम लोग सिंपल तरीका से जो माध्य ज्ञात करते हैं, तो ये हमको जनरल लॉजिक हो गया। लेकिन हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है इसको कि एक पल में हमको ज्ञात करना है, तुरंत सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो समांतर माध्य का जो हमारा फॉर्मूला होती है ए होती है A प्लस TN बटे 2 होती है। मतलब अगर कोई संख्या समांतर श्रेणी में है तो उसको ज्ञात करने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करेंगे। तो यहाँ 5 आया था, तो इसको देखेंगे प्रथम संख्या कितना है, यहाँ देखेंगे प्रथम संख्या 2 है प्लस अंतिम संख्या कितना है 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8 बटे फॉर्मूला में है 2, तो 8 2 10 बटे 2, तो कितना आ गया 5। इसका मतलब है कि ये फार्मूला कितना शॉर्टेस्ट हो गया कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारा कोई संख्या है जो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो उसको इजीली हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है हमारा, मान लेते हैं कि 8 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, 14 6 20 हो गया, 20 और 6 26 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, जब हमारा समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, समांतर माध्य को हम लोग AM अर्थमेटिक में लिखते हैं, AM लिखते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना, हमें माध्य ज्ञात करना तो टोटल को जोड़ के हमको टोटल संख्या से भाग नहीं देना है। क्या करना है, तो हमको शुरू वाली प्रथम संख्या 8, अंतिम संख्या 26 बटे 2, मतलब 26 8 34 बटे 2 बराबर 17। तो ये हमारा समांतर श्रेणी में अगर है तो डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। डेट्स इट, ये फार्मूला हमारा यूनिवर्सल फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर हम देखें कि जब अर्थमेटिक मीन अगर ज्ञात करना हो तो हमारा जो यूनिवर्सल फार्मूला क्या हो गया, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने की फार्मूला हो गई। अब इसी में हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक और कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई संख्या है जो समांतर श्रेणी में है, क्या है, कोई अगर संख्या समांतर श्रेणी में है तो उसको हम उसके बारे में और क्या कंसेप्ट हो सकती है जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर कोई संख्या समांतर श्रेणी में, जैसे हमारा हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 समांतर श्रेणी में है, तो हमें समांतर श्रेणी में फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं। मान लें कि हमारा जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, AN तक है। तो इसको हम जब अंतिम संख्या ज्ञात करना हो तो क्या फार्मूला लगेंगे, तो TN बराबर लगाते हैं A प्लस N-1 इंटू D लगाते हैं, जहाँ D बराबर क्या होती है, तो D बराबर होती है हमारा A2 माइनस A1 होती है। मतलब अंत कोई भी दूसरे लगातार संख्या है जिसमें अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, जैसे यहाँ हमारा A2 माइनस A1 D हो गया, फिर A4 माइनस A3 हमारा D हो गया, A1 माइनस N-1 हो जाएगा। मतलब जैसे 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा, तो 2 हमारा D हो गया। जैसे कहीं भी घटाएंगे तो अंतर समान आएगा, तो D बराबर होता है यहाँ पर D कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ। तो ये हमारा फार्मूला होती है अंतिम संख्या ज्ञात करने का ये। अब इसी में हम बात करते हैं कि जो कोई समांतर श्रेणी में है तो उसकी सम कितनी होगी। तो सम निकालने का फार्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये हमारा फार्मूला होती है समांतर श्रेणी में सम निकालने का। या इसी फार्मूला को समराइज जब करते हैं तो N/2 इंटू होता है, इसको हम 2A को 2 बार ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस इसमें ये बचेगा A प्लस TN, N-1 तो D को क्या लिखते हैं, TN लिखते हैं। तो ये भी फार्मूला होती है। तो समांतर श्रेणी में सम निकालने का फार्मूला होती है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D होती है, D बराबर सर्व अंतर।
या इसी को समराइज करेंगे तो ये n/2 इंटू 2a इंटू a प्लस tn, प्रथम संख्या इंटू अंतिम संख्या। तो ये हमारा हो गया समांतर श्रेणी का पूरा कंसेप्ट। तो सेकंड हम देखते हैं कि गुणात्मक माध्य क्या होता है। तो गुणात्मक माध्य से देखने से पहले हम देखेंगे गुणात्मक श्रेणी क्या होता है। तो गुणात्मक श्रेणी जो होती है, गुणात्मक श्रेणी में कोई संख्या कैसे होती है उसके बारे में हम पहले देखेंगे कि कैसे होती है गुणात्मक श्रेणी में। तो कोई संख्या अगर उसका जो सर्व जो रेशियो होती है, जो कहने का मतलब जो सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं। तो एग्जांपल की बात करते हैं, जो अगर मान ली कोई संख्या 2 है, 4 है, 8 है, तो ये दोनों का रेशियो 4/2 हमारा क्या हो गया, 2 आ गया। उसी तरह 8/4 का आ गया, 2 आ गया। तो ये जो R2 जो हमारा जो R जो होती है, जो A2/A1, ये हमारा अगर कांस्टेंट आता है हर लगातार 2 नंबर के बीच में, तो हमारा वो संख्या गुणात्मक श्रेणी में कहा जाता है। जैसे अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारा कोई संख्या 3 है, 6 है, 12 है, 24 है। तो यहाँ देखेंगे कि दोनों का जो रेशियो कितना है, 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है। तो ये हमारा गुणात्मक श्रेणी में हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, कोई संख्या 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है। तो ये दोनों का रेशियो करेंगे तो 1/4 बटे 1/2, तो ये कितना आ गया इसका 1/2 आ जाएगा। इसको भी करेंगे 1/8 बटे 1/4, 1/4, तो कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो अगर हमारा दो संख्याओं क्रमागत संख्याओं का जो रेशियो हर कंडीशन में बराबर आ रहा है तो वो संख्या गुणात्मक श्रेणी में कहलाएगा। तो गुणात्मक अब माध्य यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई संख्या ये है, फिर A1 है, A2 है, A3 है, AN तक है, तो इसकी अंतिम संख्या अगर ज्ञात करना हो तो क्या हम सब फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे A इंटू R पावर n-1 लगाएंगे। ये हमारा क्या है, गुणात्मक श्रेणी में अंतिम संख्या ज्ञात करने के फॉर्मूला है। Tn बराबर मैंने अंतिम संख्या बराबर A इंटू R पावर n-1 होती है। इसी में अगर हमको सम ज्ञात करना हो, n संख्याओं तक का सम कितना होगा, तो सम ज्ञात करना हो तो ये हो जाता है A इंटू R पावर n-1, ठीक है, बटे R-1। ये हमारा होता है गुणात्मक श्रेणी में सम निकालने का फॉर्मूला। क्या हो गया, A इंटू R पावर n है, ये है, ज़्यादा दूर चला गया। तो ये हमारा R पावर n है, -1 है नीचे, बटे R-1। ये हमारा n संख्याओं का गुणात्मक श्रेणी में योग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी अब माध्य कैसे निकलेगी। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो माध्य निकालने के लिए हम क्या कर फॉर्मूला जो होती है, जो ज्योमेट्रिक मीन को कहा जाता है GM लिखा जाता है। GM बराबर होता है √A इंटू बी या √A इंटू TN। समानांतर माध्य में क्या था, A प्लस बी, A प्लस TN बटे 2 था। यहाँ हमारा A इंटू TN का √, 2 का √ यहाँ √ है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। मान लिया हमारा कोई संख्या है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इतना दिया हुआ है। तो इस संख्या को हमें जब एक और ले लेते हैं, ये हमारा 24 हो जाएगा। या सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करें, समझ में ज़्यादा आएगा। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारा कितना हो गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 हो गया, ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको हमको जब अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे तो यूनिवर्सल फार्मूला हमारा क्या होता है कि ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करना हो तो हमारा लगाते हैं √A1 प्लस A गुने A2 गुने A3, जितना रहेगा या AN रहेगा तो यहाँ पर n लगाएंगे। n मतलब जितना रहेगा उतना का गुना कर देंगे और n लगा देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसको कैसे मीन निकलेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुने 4 गुने 8 हो जाएगा। क्योंकि 3 संख्या तो यहाँ 3 लगाएंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 64। तो 64 का 3 टाइम्स में करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे, इधर भी 3 है तो 3 3 कटेगा तो हो जाएगा आंसर 4। तो हमको क्या है, ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम सबसे शॉर्टेस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी संख्या होगी ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए इतना हो जाएगा 3 6 3 6 6 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48। इतना संख्या को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो इतना को निकालना है तो हमको इतना को गुना करना पड़ेगा,
उसके बाद उतना तो 1 2 3 4 अंडर रूट क्या करना पड़ेगा, इस सब को 3 गुने 6 गुने ये सब दौड़ दौड़ 48 तक गुना करके ये संख्या 1 2 3 4 3 2 5 5 को यहाँ लगाना पड़ेगा, जिसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो सबसे अगर हमारा कोई संख्या यहाँ देखेंगे कि जब वो गुणात्मक श्रेणी में रहती है तो इन्वर्सल जो हम शॉर्टेड जो फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो इसके लिए लगाते हैं a/Tn का अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट, डेट्स ऑल। जैसे हमारा संख्या यहाँ लिए थे कितना, 2 लिए थे, 4 लिए थे, 8 लिए थे, तो इसको जो हम आ रहा था 4 आ रहा था, तो इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे इस पर, इस फार्मूला पर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 गुने 8, तो 8 दूनी 16 के अंडर रूट कितना हो गया 4, डेट्स ऑल, ख़त्म। उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे इस फार्मूला का यूज करके बड़ा संख्या में, बड़ा संख्या में देख लेते हैं कितना, तो कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं। तो बड़ा संख्या मान लें कि कितना भी ले लेंगे, 4 का ले लेते हैं, 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 48 48 दूनी 96, ठीक है 96 ले लिए। तो इसको जब हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, शुरू का लेना है 4, अंत का 96 लेना है, गुने 96 का अंडर रूट, डेट्स ऑल। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन होती है, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, गुणात्मक माध्य। अब यहाँ देखेंगे कि हरात्मक माध्य के बारे में देखेंगे। हरात्मक माध्य को हार्मोनिक मीन कहा जाता है, जिसे एम से शॉर्ट में लिखा जाता है। तो हरात्मक माध्य का जो यूनिवर्सल फार्मूला या जो शॉर्टेस्ट जो फार्मूला होती है 2 × a/b होती है। ये हमारा जो शॉर्टेस्ट फार्मूला है, या इसी को लिखते हैं n/1 + a/1 + b। अब यहाँ क्या है, कहने का मतलब हुआ कि ये दो संख्या के लिए है, दो संख्या के लिए 2 × a+b होती है। लेकिन अगर n संख्या हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऐसे लिखते हैं n/1 + a + 1 + b डॉट 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 1 + an तक संख्या लिखते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल हो गया, ये हमारा शॉर्टेस्ट हो गया। तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। हरात्मक श्रेणी होता क्या है, कौन सी संख्या हरात्मक माध्य निकलती है, कैसे वो हमारा इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं कि जनरली लगाते हैं 2ab/a + b यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 3 लेते हैं, 6 लेते हैं, 9 लेते हैं, 12 लेते हैं, 15 लेते हैं, ठीक है। तो इन संख्या को हमको, ये संख्या क्या है, समानांतर श्रेणी में है, दोनों घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो अगर कोई संख्या समानांतर श्रेणी में है, या कोई संख्या हरात्मक गुणात्मक श्रेणी में, जैसे 1/2 1/4 1/8, तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, लेकिन ये गुणात्मक श्रेणी में है। तो अगर कोई संख्या समानांतर श्रेणी में रहे या गुणात्मक श्रेणी में रहे, दोनों के लिए हम हरात्मक माध्य ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम तो देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो जो फार्मूला होती है, तो कोई भी हमारा जो संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे कि फार्मूला क्या होती है सबसे पहले। तो हम यहाँ देखते हैं कि गुणात्मक श्रेणी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारा कोई संख्या है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ठीक है। तो इसको हमको हरात्मक माध्य मतलब हार्मोनिक मीन निकालना, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले कितनी संख्या है, 1 2 3 2 5 संख्या है, 2 पर 5 से लिखेंगे, बटे जो हमारा जो संख्या दिया है उसको उलट के लिखेंगे, मतलब यहाँ लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे, 1/9 लिखेंगे, 1/12 लिखेंगे, 1/15 लिखेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जितना भी आएगा उसको हम डीसी एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह कैलकुलेट करते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो जो हमारा जो हार्मोनिक मीन आया, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अगर कोई संख्या है जो अगर मान लीजिए गुणात्मक श्रेणी में, जैसे अगर इस तरह 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, तो इसको जब हरात्मक माध्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो उसको जब ज्ञात करना हो तो हार्मोनिक मीन ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 3 संख्या कितनी 3 है, तो यहाँ लिखने के 3 बटे 1/1/2 प्लस 1/1/4 प्लस 1/1/8। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3/2 ऊपर चल जाएगा, 4 ऊपर 8 ऊपर, तो 4 12 2 14, तो 3/14 इसका आंसर हो जाएगा हरात्मक मान। उसी तरह अगर हमारा जो कोई संख्या है जो मान लीजिए 2 अंकों की है, जैसे हम यहाँ देखेंगे, जैसे 2 है, 4 है, तो इसकी जो हमारा हार्मोनिक मीन ज्ञात करना तो क्या होगा, तो डायरेक्ट लगाएंगे 2 × ab, 4 गुने 2/4 + 2, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 6, तो ये हमारा हो जाएगा 8/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हार्मोनिक मीन, तो हम इस वीडियो में देखें कि समानांतर माध्य, गुणात्मक माध्य और
हरात्मक माध्य, तीनों माध्य के बारे में देख लिए। अब हम तीनों जो माध्य है उसको समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा अर्थमेटिक मीन क्या हो गया था, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो ये हमारा a+tn/2 हो गया था। उसी तरह हम बात करते हैं अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो √a×tn का अंडर रूट, दैट्स ऑल। अगर हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन की बात करते हैं तो हो गया था 2ab/a+b हो गया था। अगर तीनों में रिलेशन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक जो मीन होती है हमेशा ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू हो सकता है, किससे, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन से। और ये भी हमारा जो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन से। तो सबसे जो बड़ी होती है अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन एंड फिर हार्मोनिक मीन। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो रेलवे में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एवरेज से जो पूछी जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, चलिए हम बारी बारी से देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कितनी आसान तरीक़ा से। तो जो हमने अभी कंसेप्ट सीखा है उसका यूज़ करके सबसे पहला ये हमारा जो न्यूमेरिकल है, जो हमारा मैथ जी दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो बोल रहा है 11 के प्रथम 12 गुंजों का औसत क्या होगा, तो 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत करना है तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक तो तरीका ये है बनाने का, कैसे लिखेंगे 11 के प्रथम 12 गुणज खोजना है। तो 11 पहला हो जाएगा, फिर 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर 11 33 हो जाएगा, फिर 11 44 हो जाएगा, फिर 55 हो जाएगा। इसी तरह हम उसका जो बरहमा जो गुणज हो जाएगा क्या होगा, तो बरहमा गुणज 11 का 11 गुने 12 होगा। ठीक है, डॉट 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 यहाँ दे देते हैं। तो अगर 11 22 33 44 55 डॉट 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 11 गुने 12 पर इसका अंतिम गुणज ये है। तो अगर हम इसको सबको जोड़कर उतनी ये संख्या से भागा देंगे तो हमारा क्या होगा, बहुत टाइम टेकन होगा। तो हम यह देखेंगे कि इसको औसत ज्ञात करना है। तो जब हमें औसत ज्ञात करना है तो हमने जो अभी समानांतर माध्य का जो फार्मूला देखे थे कि a+tn/2 होता है, तो उसी तरह हमारा ये क्या है, उसी तरह हमारा एक तरह से कॉमन डिफरेंस है। तो हम बताना चाहेंगे कि अगर हमारा जो कोई संख्या है उसमें कॉमन डिफरेंस हो, या तो वो प्लस माइनस करके हो या वो एक रेशियो का डिफरेंस हो, तो उस कंडीशन में अगर हमारा समानांतर माध्य पूछे तो जो पहली संख्या प्लस tn मीन्स अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। कोई भी संख्या जैसे 4 ले लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं, तो इसमें कॉमन एक डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, प्रथम अंतिम को जोड़ेंगे, दूसरे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा मार्क निकल जाएगा या औसत निकल जाएगा। उसी तरह हमारा यहाँ है कि निकालना है कि कैसे निकलेगा, इतना बड़ा हमारा संख्या दिया हुआ है तो बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमारा जब औसत निकालना है तो इक्वल टू करेंगे 11 प्लस मतलब प्रथम संख्या अंतिम संख्या 11 गुने 12 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा हो गया औसत। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हम पाएंगे कितना, इक्वल टू, दोनों में 11 कॉमन है, 11 कॉमन लेते हैं तो बचा 1 + 12/2। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 13 गुने 11/2, तो ये हमारा हो गया 13 का 13 इतना 1, 13 1 14/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 × 14 2 का 2 2 × 10 मतलब 71.5 आंसर आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि 71 पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ देखते हैं कि 71.5 सी है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो कितना आसान तरीका से हम यहाँ इसको बना लिए कितने जल्दी टाइम में। तो इसी तरह अब अभी और देख लेते हैं कि इसको कैसे हमारा अप्लाई करना है। तो कोई भी संख्या हो, जैसे मान लिया कि हमारा 8 हो गया, 16 हो गया, 16 24 हो गया और 4 32 हो गया, तो इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो इसको एवरेज याद करना है तो कुछ नहीं करना है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 बराबर जो भी हो गया 40/2 बराबर हो जाएगा 20। ये हमारा कितना ईजी से बन गया। तो ये जो गुणज वाली है जो हमेशा पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो कुछ नहीं इसको करना है। गुणज वाला जब निकालना हो तो पहला जो जिसका जो गुणज निकालना है वो पहले लिखना है, पहले प्लस जितना तब का निकाला, जब 12 का निकालना था तब 12 गुने 11/2, क्योंकि प्रथम और अंतिम का गुना कर रहे हैं, संख्या की यूज कर रहे हैं, इसलिए 2 संख्या, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ जो बोला 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है, यदि इसमें से किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 50 ग्राम बढ़ जाता है, तो x का भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg, यदि इसमें से किसी अन्य वस्तु x का भार भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार मात्र 500 ग्राम बढ़ता है। तो यहाँ देखेंगे कि 25 जो वस्तु था उसका जो औसत कितना था, 50 था, तो इसका कुल वजन कितना हो जाएगा, टोटल वेट WTW टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो 25 गुने 50 हो जाएगा, मतलब 25 × 3 = 75, इतना हो गया, 750 हो गया। ठीक है,
जब ये हमारा जो एक्स जो हमारा जो वस्तु है उसको शामिल किया गया तो औसत वेट कितना बढ़ गया 500 ग्राम। तो 500 ग्राम बढ़ गया, इसको हम क्या करेंगे केजी में बदलेंगे तो 500/1000 करेंगे तो कितना हो गया 0.5 आ गया। मतलब औसत भार हमारा जो बढ़ने वाला है कितना बढ़ा है, मात्र 0.5 केजी बढ़ा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि टोटल जो हमारा 25 वस्तु पहले था, 25 + 1 तो 26 वस्तु का जो औसत भार कितना हो गया 50 + 0.5, 50 + 0.5 तो हो गया 50.5 हो गया। तब इसको क्या करेंगे हम, तब हमारा जो 50.5 आया उसको हम गुना करेंगे 26 से। तो हम यहाँ देखेंगे कि 26 वस्तुओं का जो औसत है 50.5 है, तो इसको गुना करेंगे तो हमें टोटल यहाँ चूँकि ये औसत है, ठीक है, तो ये टोटल वेट कितना होगा TW टोटल वेट हो जाएगा 26 × 50.5। तो यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो हो जाएगा 1313 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको एक्स वस्तु के भार निकालना है। तो एक्स वस्तु के जब हमको भार निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से जो पीछे वाला आया था औसत भार उसको हम घटा देंगे। तो सॉरी हमें यहाँ गलती हो गई है कि 25 × 50 किए हैं तो क्या आ जाएगा 75 नहीं है, सॉरी, तो हो जाएगा 25 × 50 से 12 का पर 5, तो इतना आ जाएगा। इतना हमारा जो हो गया 25 वस्तु का। जब एक्स को शामिल हो गया तो उसकी जो टोटल वेट हो गया 13 हो गया। तो हमारा एक्स वस्तु की जो भार हो गई 13 - 25 से हुआ था, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 5 तो 6 63। तो हम यहाँ देखेंगे 63 किधर है, तो हमारे आंसर में 63 डी में है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है कि 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया है। 58 के बजाय उससे 16 के रूप में पढ़ा गया, मतलब 16 को शामिल किया गया है जबकि एक्चुअल में 58 था। तो इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 संख्याओं का जो एवरेज है औसत ये कितना है 53 है। तो इसकी जो टोटल जो वैल्यू है कितना हो गई, टोटल जो वैल्यू मान हो गई तो 53 × 7। तो 53 × 7, तो देखेंगे यहाँ 53 × 7 कितना हो गया, तो 7 इसके साथ में 2 और 7 में 35 2 37 371 हो गया। लेकिन क्या है कि ये गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। तो सही वैल्यू कितना हो गया, सही जो टोटल वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 371 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे 16, क्योंकि 16 पढ़ा गया था, मतलब ऐड किया गया था, प्लस हमें कितना चाहिए था 58 ऐड करना था। तो इसका जो हमारा फाइनली हो जाएगा 371 में से 16 घटाना है, 58 को जोड़ना है। तो 371 में 58 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 1 9। तो यहाँ ऊपर हम लिखते हैं 8 1 9 हो गया, और 7 5 12 के 2 हाथ में आए 1 और 3 1 4 429 और -16, कुल मिला के आ गया 9 से 4 3 और 2 से 1 तो 1 और 4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल वैल्यू कितना 7 संख्या का। तो जब इसी को जब हमें एवरेज ज्ञात करना हो तो 413 में हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा 7 छक 42, कटेगा नहीं, तो 7 बचे 35 5, अब 5 6 7 9 63 59, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा स्लाइड्स में जो मैथ है उसको देखेंगे कि 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 आयु का औसत कितना है, औसत का अनुपात 9:7 है, ठीक है। यदि उनकी आयु में औसत का अंतर 12 है तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो बोल रहा है जो 5 टोटल कितना लोग है, 5 लोग है, 5 लोग टोटल है। तो पहले 3 अंतिम 2 की जो आयु का औसत इतना है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ सबसे पहले करेंगे, तो माला कि उन लोग को जो अनुपातिक जो दिया हुआ है, अनुपातिक जो औसत हम क्या मान लेंगे, अनुपातिक औसत मान लेंगे यहाँ पर 9x और 7x। तो उनकी आयु के औसत का अंतर 12 दिया हुआ है, मतलब जो अनुपातिक औसत दिया हुआ 9x 7x उसका अंतर 12 है। तो हम देखेंगे प्रश्न से 9x - 7x = 12, तो इसका मतलब कि 2x बराबर हो जाएगा 12, मतलब कि x = 6। तो कहने का मतलब हुआ कि पहले जो 3 संख्या हो गई, 3 संख्या का औसत कितना हो गया 9x, तो 9 × 2x की वैल्यू 6 आया, मतलब हो गया 9 चौको 54। तो 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया 54 हो गया। तो 3 संख्याओं के टोटल वैल्यू कितना हो गया,
तो 54 गुने 3, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 4 की 2 1 अपन 15 है 16, 162 हो गया। अब उसी तरह हम बात करते हैं कि दो संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। तो दो संख्याओं का हमारा जो औसत है जो 7x है, तो यहाँ दो संख्याओं का जो औसत है 7x है, x की वैल्यू कितना है 6 है, तो 7 गुने 6 बराबर 42 हो गया। मतलब दो संख्याओं का जो औसत 42 हो गया, तो दो संख्याओं का टोटल जो वैल्यू हो जाएगा 42 गुने 2 हो जाएगा। तो हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 84 हो गया। ठीक है, तो हमारा जो टोटल वैल्यू निकल गया, पहला का जो टोटल वैल्यू 162 निकल गया और दूसरा के जो टोटल वैल्यू हमारा निकल गया 84 निकल गया। तो 162 और 84, तो हम यहाँ जो औसत होती है एवरेज अगर निकालना है तो 162 प्लस 84 बटे टोटल संख्या 5 एगो है, तो जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे। 4 2 6, 8 6 1 1 1 2 बटे 5, तो 5 को 20 और 4 और 6, तो 9 45 और 5 दूनी 10, 49.2 आ जाएगा। अब देखते हैं कि 49.2 है या नहीं। तो यहाँ हम आंसर में देखेंगे कि 49.2 सेकेंड ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज को प्रति पारी उसको औसत और जो हमारा औसत स्कोर 52 है, लेकिन 13 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। ठीक है, तो यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं तो 12वीं पारी में कितने रन बनाए। तो यहाँ क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, जबकि ये भी जो बोल रहा है कि 13वीं जो पारी में पिछली पारी मतलब 12वीं पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं। तो यहाँ जो पूछ रहा है वही मानेंगे। माना कि 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, x रन बनाया, तो 13वीं पारी में कितना रन बनाएगा, 13वीं पारी में x प्लस 16 रन बनाएगा, क्योंकि पिछली पारी से 16 रन ज़्यादा बना रहा है। तो 12वीं पारी में x, 13वीं पारी में x प्लस 16। अब यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ समझेंगे कि 11 पारी मतलब एक पारी से लेकर तो 11 पारी तक। तो यहाँ हम देखेंगे पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, डॉट 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 11वीं पारी। तो इसमें जो रन बनाता है पारी का औसत 52 है। ठीक है, तो 52 है, तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि चूँकि 1 से 11वीं तक के जो वैल्यू 52 है, ठीक है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू की बात करते हैं तो 52 गुने 11 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 11 22 2, 11 बचे 55 2 57, 572। ये हमारा 572 आ गया। ठीक है, 11 22 2 अब तुम्हारा 2, 11 55 2 57। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया था। तो यहाँ हम नेक्स्ट में देखेंगे कि एक पारी, दूसरा पारी, तीसरा पारी, डॉट डॉट 11 पारी, 12 पारी और 13 पारी। तो 13 पारी हो गया, तो 13 पारियों का टोटल वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 गुने 54 हो गया था औसत बढ़कर। तो ये हो जाएगा 13 चौको 52 के 2 हाथ में रहा 5 और 13 बचे 65 और 5 70, ये हो गया 702। तो अगर हम इसमें से घटाते हैं कि टोटल वैल्यू हमारा हो गया इतना और टोटल वैल्यू ही इतना का हो गया, तो जब इसको में से इसको घटाएंगे तो कितना कटेगा, ये पूरा कट जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ही कट गया। बचा कितना, 12वीं पारी और 13वीं पारी। मतलब जब 702 में से हम 572 घटाएंगे तो बच जाएगा 12वीं और 13वीं पारी का वैल्यू बचेगा। तो हम ये देखेंगे कि 12वीं पारी 702 और 572, 702 और 572, तो 12वीं पारी और 13वीं पारी का जो टोटल वैल्यू जो हमारा आ गया 702 माइनस 572, 702 माइनस 572, तो इसको घटाएंगे तो आएगा 0 को 0 और 10 में से 7 3, अच्छा में से 5 130 आ गया। अब हमें यह क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो 12वीं पारी का जो वैल्यू कितना था, x था, तो यहाँ लिखेंगे x, 13वीं पारी का वैल्यू कितना था, x प्लस 16 बराबर हो गया 130। तो हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 130 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 4 और 2 में से 1 तो 1 और ये हो गया 1। तो कुल मिला के हमारा जो x की जो वैल्यू आ जाएगा 114 भागा 2 बराबर 2 बचे 10 और 2 सते 14, कितना हो जाएगा 57। मतलब कि 12वीं पारी में उसने 57 रन बनाया था। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, बी। तो ये देखिए कितनी इजीली तरीके से हम इसको सॉल्व कर लिए। सबसे पहले क्या किए, हमारा जो 11वां पारी था उसमें औसत 52 दिया था, उसको हम टोटल वैल्यू निकाल लिए। 13वां पारी का टोटल वैल्यू निकाल लिए, दोनों घटा दिए तो हमारा 11 12 और 13 पारी का आ गया।
फिर उसके रिलेशन दिया था, करने से x की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो एग्ज़ाम में कभी कभी क्या है जो पूछा जाता है, जो तालिका देख के लोग घबरा जाते हैं कि वो मुझसे नहीं बनेगा, लेकिन तालिका देख के कभी भी घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ईजी होता है। तो ये क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित स्क्रू की संख्या क्या होगी, स्क्रू की औसत संख्या क्या होगी। तो 6 महीना में कितना, टोटल 6 महीना है, तो इसकी जब औसत एवरेज निकालना हो, एवरेज, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। कितना, तो हम यहाँ एवरेज निकालना हो तो सबके जोड़ेंगे, 200 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 250 कितना बार है, 1 2 3 4, तो इसको क्या करेंगे, 4 से गुना ही कर देंगे, बटे टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे, तो 300 और 200 500 और 500 प्लस 25 को 100 1000 बटे 6, तो हो जाएगा 1500 बटे 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 500 500 और 2 से काटेंगे तो 250। डैट मीन्स सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम। यहाँ हम देखें कि 20 प्रश्नों का माध्य है जो 50 है। बाद में ये पाया गया कि 2 प्रश्नों 13 14 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया है, तो सही माध्य क्या होगा। तो जो हमारा 20 प्रश्नों का माध्य 50 था, बाद में ये पाया गया कि एक्चुअल में जो वैल्यू थी 13 और 24 था, लेकिन इसको जो लिखने के जो काम किया गया है त्रुटिवश क्या लिख दिया, 31 और 42 लिख दिया है, मतलब सही में जो ऐड हो गया 31 और 42 ऐड हो गया, जबकि होना चाहिए था 13 और 24 ऐड होना चाहिए। तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि 20 प्रश्नों का जो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 50 गुने 20, तो हो जाएगा जाके 5 दूनी 10, ये 1000 हो गया। तो सही माध्य ट्रू एवरेज ट्रू वैल्यू हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रू वैल्यू लिखेंगे। ट्रू वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए था, तो 1000 तो है, जबकि इसमें ऐड नहीं होना चाहिए था, एक माइनस 31 नहीं ऐड होना चाहिए था, माइनस 42 ऐड नहीं होना चाहिए था। तो ऐड 23 को 1000 में चूँकि ऐड किया हुआ था, दोनों को घटा दीजिए, प्लस क्या ऐड होना चाहिए था, 13 और प्लस 24 ऐड होना चाहिए था। तो इसी को हम देखेंगे, तो पहले टोटल ट्रू वैल्यू है कितना। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1000 में पहले इतना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, उसके बाद 2 1 3 37, तो 1037 हो जाएगा। 4 3 7 2 1 3 37, माइनस घटा देंगे, 2 1 3 और 4 3 7 73, तो हो जाएगा 7 में से 3 तो 4, 13 में से 7 तो 6, 964। तो हमारा क्या हो गया, 964 हो गया। कितना, 20 प्रश्नों का माध्य जो करेक्ट में होना चाहिए। तो एवरेज की बात करते हैं, तो 964 टोटल जोग मटे 20 से भागा दे देंगे। तो हम इसको 2 से काटेंगे, तो 2 चौको 8, 2 अठी 16 और 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 482 बाई 10, मतलब हो जाएगा 48.2। और यहाँ देखेंगे 48.2 किधर है, तो 48.2 हमारा सेकंड में है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम, कि 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, तो 3 संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याओं का औसत, माना कि 3 संख्या हमारा क्या है, x है, y है और z है, ठीक है। तो 3 संख्याओं का औसत हमारा क्या है, 8 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 गुने 3 बराबर 24। उसी तरह हम देखते हैं कि पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, मतलब पहली 2 संख्याओं का जो अगर जोड़ की बात करते हैं तो 6 गुने 2 बराबर हो जाएगा 12। फिर बोलता है कि 2 संख्याओं का अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है, अंतिम 2 संख्या हो गया वाई प्लस जेड बराबर 9 गुने 2 बराबर हमारा हो गया 18। तो हमें क्या यहाँ ज्ञात करना है कि तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्या ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, x ज्ञात करेंगे। तो x ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से हम क्या घटा देंगे, x ज्ञात करने के लिए वाई प्लस जेड घटा देंगे, इसको घटा देंगे, तो हमारा 24 माइनस 18, तो बच जाएगा 6। 6 कौन सा होता है, ए, करेक्ट आंसर तो डी हो गया। उस तरह अगर हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है x y, अभी हम ज्ञात करेंगे जेड को ज्ञात करेंगे। तो जेड ज्ञात करने के लिए हमको x प्लस वाई में से घटा देंगे, तो x और y को घटाएंगे 24 में, तो कितना होगा, 24 माइनस 12, तो आ गया आंसर इसका 12, मतलब x और जेड 12, तो 6 12, तो ये हमारा, बाकी तो हमारा संख्या 6 बच ही जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम, कि 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एक समूह के जो वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो समूह में शामिल नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि
यहाँ जो बोला 6 व्यक्तियों का एक समूह में 72 kg वजन का एक व्यक्ति है जो एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, मतलब कि एक को निकाल कर एक को उसमें शामिल किया जाता है, जिससे औसत जो हमारा वजन 2 kg बढ़ जाती है। तो हमें ये पता करना है कि समूह में नए व्यक्ति की वजन कितनी थी। तो जो निकाला गया उस जो व्यक्ति की वजन कितना थी, 72 kg थी। ठीक है, तो इस समूह में शामिल होने वाले नए व्यक्ति का हमको वजन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि नए व्यक्ति का वजन कितना है, x kg है। तो नए व्यक्ति का जो वजन मान लेते हैं, नए जो व्यक्ति हमारा है उसका वजन हम x kg मान लेते हैं। ठीक है, और जो एवरेज जो हम मान लेते हैं कि उसकी जो औसत है, स्टार्टिंग में औसत कितना मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं। जो नए व्यक्ति के वजन x मान लेते हैं, जिसको निकालना है उसको x मान लिया, औसत हमारा y मान लिए। ठीक है, तो जो हमारा जो वज़न कितना 2 kg एवरेज बढ़ जाती है। तो हम फाइनल हम निकालेंगे कि हमारा इक्वेशन के रूप में अभी इसको लिखते हैं। तो हमारा 6 व्यक्ति है, इसकी औसत कितना है, y है। ठीक है, 72 kg को निकल जाने के कारण उसकी वज़न 2 kg बढ़ जाती है। तो इसको हम ऐसे इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं कि 6 इंटू वाई, टोटल स्टार्टिंग का 6 इंटू वाई हो गया टोटल वेट, जिसमें क्या हो गया 72 kg निकल गया, और प्लस एक नया व्यक्ति x kg ऐड हो गया, लेकिन आदमी तो 6 बचा, 6 माइनस, तो ये हमारा नया औसत निकल गया। 6y क्या हो गया, 6 इंटू वाई, स्टार्टिंग का हमारा एवरेज का टोटल वैल्यू आ गया, क्योंकि 6 आदमी था और नया औसत हम y माने, तो 6 इंटू वाई माइनस 72 kg वजन वाले लोग निकल गया, तो -72 किया, प्लस x kg वाला आदमी आ गया, तो इसका वजन बटे 6 कर दिया, तो नया औसत निकल गया, माइनस पुराना औसत हमारा y है, बराबर इसके कारण औसत कितना बढ़ जाता है, पहले से इससे 2 बढ़ता है, तो बराबर 2। अब इसी को हम हल करेंगे और हमारा वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि यह हमारा इक्वेशन हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे, ये 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6y में से 6y 6 कट गया, यहाँ देखेंगे 6 कट गया तो y बचा, और 6 से 72 काटेंगे तो 12 6 72 हो जाएगा, प्लस x बटे 6 माइनस y बराबर 2। अब यहाँ देखेंगे कि y ये कट गया, तो यहाँ देखेंगे कि x बटे 6 बराबर ये -12 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 12 2 14। तो हमारा जो x की जो वैल्यू हो जाएगा 14 छक 84, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 है, तो जो x की जो नए व्यक्ति की जो वजन हो गई थी, जो शामिल किया गया था, उसकी जो 84 kg हो गई। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन है, तो 84 kg करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट स्लाइड के हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉड है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको हमको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम 2 तरीक़ा से बताएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक एक हमारा वेरी शॉर्ट 1 सेकंड 5 सेकंड में हो जाए, बाकी एक हमारा जो लॉजिकल जो हम लोग जनरली बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लॉजिकल देखते हैं कि यहाँ देखते हैं 30 छात्रों का जो औसत है 15 किलो है। यदि कक्षा का अध्यापक भी का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। तो कक्षा का अध्यापक वजन की क्या होगा, जो कक्षा का जो अध्यापक टीचर उसका वजन क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि हम 30 छात्रों का जो अवसर कितना है 15 है, तो कुल टोटल वैल्यूज़ के ज्ञात कर ले। तो 15 गुने 30 तो कितना हो गया, 15 तिया 45, तो 450 हो गया। उसी तरह हमारा क्या हो गया, एक अध्यापक शामिल हो गया, मतलब 30 से 1 31 हो गया, तो वजन कितना हो गया 15 प्लस 1 हो गया, मतलब 16 हो गया। तो 16 लोगों का टोटल कितना वैल्यू हो गया, तो यहाँ देखेंगे टोटल कितना वैल्यू हो गया। तो 31 लोगों की जो टोटल वैल्यू हो गई, तो 16 गुने 31 बराबर हो गया 16 का 16 हाथ में रहा 1 का 16 3 48 1 49। तो इस तरह हम यहाँ देखेंगे कि जो टीचर जो है उनका जो हमारा वेट कितना हो जाएगा, तो 496 माइनस 450, ये हमारा उनका टीचर का वेट हो जाएगा। तो यहाँ 6 हो जाएगा, 9 में से 5 तो 4 हो जाएगा, तो 46 kg के हमारे अध्यापक जी होंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। लेकिन हमें क्या हो गया, इसको और ट्रिक से भी हम देख सकते हैं। तो बाई ट्रिक हम कैसे देखेंगे, ट्रिक कुछ नहीं, कंसेप्ट है, तो हमको समझना है। तो हमें क्या निकालना है, टीचर की आयु ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट हमको टीचर की अगर ज्ञात करना हो तो पहले हम यहाँ औसत लिखते हैं, कितना है 15 प्लस हमारा कितना हो गया, 30 छात्र था, 1 बढ़ गया तो 31 हो गया, औसत कितना बढ़ा 1 kg बढ़ा, तो बस इसको जोड़ देंगे। तो 15 31 गुना 1 31, तो हो जाएगा 5 1 6, तो 3 1 4, तो 46, तो एक ही बार हमारा 46 आ गया। तो ये हमारा बाई ट्रिक बाई कंसेप्ट हो गया, कोई ट्रिक नहीं है, बस ये हमारा एक तरह से कंसेप्ट है कि जो हमारा जो औसत रहता है उसको लिखते हैं, प्लस जो संख्या बढ़ती है उसको लिख देते हैं, और उसके जितना इंक्रीज होता है एवरेज उसको गुना कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है। अगर मान लें को कम जाता है 1 kg कम जाता है तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो हमने इस वीडियो में
बहुत इंपॉर्टेंट जो जो रेलवे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एवरेज से, सारे को हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ एवरेज से जितने भी फार्मूला होती है वो सबको डिस्कस किया। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और इस तरह के आगे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।